फेलियर सिद्धार्थ भाई जो कुछ भी आज पहुंच गए हैं जिस स्टेज पे ना, वो ये समझ लो कि फेलियर्स की सीढ़ी को ही जोड़ते जोड़ते शायद किसी किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। फेलियर्स तो इतने हैं मतलब कि जब एक फेज तो ऐसा आ गया था सिद्धार्थ भाई कि 3-4 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, फिर घर से पैसे मांगने में भी एक ये लगने लगा था कि पापा को कॉल करोगे ना तो यार यही होगा कि क्या चाहिए, पैसे के लिए कॉल किया होगा। और दूसरी बात, जब तक आप हम्म। जंग में लड़े ही नहीं तो आप हारे ही हो, कभी जीतने के कभी चांसेस नहीं हो। अगर जब तक अपना ड्रीम अचीव नहीं करोगे तो लाइफ में फिर आपसे हर बार हर पेज पे लोग यही पूछेंगे कि तुम करने क्या गए थे और क्या वापस लेके लौटे। इस बार मैंने सोचा मैं तो दीपावली पे घर जाऊंगा, अब जब जॉब होगी उसी टाइम घर जाऊंगा, वरना मेरा घर जाना तो इस बार पॉसिबल है नहीं, अब नहीं जाऊंगा कभी। इतने लंबे अच्छा। सफर के जो साले होते हैं ना, वो सारे भर जाते हम्म। हैं भाई, यकीन मानो। ये जो एग्जाम्स डिजाइन है ना, हमारे इंडिया के जो एग्जाम्स हैं वो डिजाइन इस वे में है कि एक स्पेसिफिक बात है, एक स्पेसिफिक गेट्स हैं, स्पेसिफिक कीज हैं। और भाई मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे लिए कुछ है नहीं है ना, हम्म। यहाँ कुछ होने नहीं है। और मैं उस समय मतलब सच में इतना इतना ज्यादा टूट गया था कि अब भैया 4-5-6 लगभग साल निकल गए तैयारी करते हुए, कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा, फाइनल जाके लोग रुक जाता है। मेरे को इस मेंस से भी कोई उम्मीद नहीं। हाय भाई अजय, कैसे हैं आप? हेलो सिद्धार्थ भाई, आई एम वेरी गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। क्या चल रहा है? एक साल से बस। ज्यादा हो गया है सिलेक्शन को, वेटिंग चल रही है ज्वाइनिंग की। रिसेंटली फोर्स हम्म। अलोकेट हुई है। बहुत जल्द आप लोग सर्विसेज में जाने वाले हैं। कैसा लग रहा है? और क्या मतलब पिछला जो एक साल आपका गया है, लास्ट 1 ईयर, लगभग लास्ट टाइम 13 जून को आई गेस रिजल्ट आया था, जुलाई को। हाँ, 13 जुलाई को आया है हम लोगों का 2025 में। और हाँ तब तो से इंसेसेंट वेट ही था हम लोगों के लिए। काफी मिक्स फीलिंग रही है, एक साल काफी अप्स एंड डाउन्स में ही निकला है मोस्टली लोगों का। एक खुशी की लहर मोस्ट पहले। मोस्टली तो उसके बाद स्टार्टिंग में तो वेट रहा होगा क्या फोर्स एलोकेशन आएगा, फोर्स एलोकेशन आएगा। बीच में नवंबर के अराउंड तो आई थिंक थोड़ी सी होप वो हो गई थी यार, पता नहीं कब आएगा, इतने दिन हो गए ऑलरेडी। एक्चुअली सितंबर अक्टूबर तक था। हम लोगों को तो ये था कि बच्चों में ये चीज डिस्कस होने लगी थी कि अक्टूबर तक भाई बीएसएफ वाले तो ट्रेनिंग के लिए भी चले जाएंगे। हम लोग तो प्रिपेयर हो गए थे भाई, तभी से रिजल्ट आने के नेक्स्ट वीक से ही अपना फिजिकल वगैरह के लिए थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। बट वो जो ओके। खुशी का एक माहौल था, फिर वो फेड होता गया। वो एक एनर्जी थी ना, वो फेड होती जाती है, फिर पता चलता है कि कोई हाँ केस चल रहा है। फिर उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हुए मतलब अक्टूबर से दिसंबर वो वाला तो पीरियड ऐसा था कि बुला लो यार, क्यों नहीं बुला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, ये अभी फोर्स एलोकेशन होने के बाद वो चीज ना, वो चाम वापस से आई है। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि जब रिजल्ट आया था तब एकदम से पूरा फ्लड हो गया था कि वो पीछे यूपीएससी वाले बैकग्राउंड की फोटो और ब्लैक सूट के अंदर सब लोग फोटो डाल रहे हैं। और वही हाँ चीज अब जब जैसी फोर्स एलोकेट हुई है वो वापस से एनर्जी वापस आ गई कि हाँ यार अब चलो, अब चलना है। और अब भी जब फोर्स एलोकेट हुई थी तब मेरे को लगा था कि विद इन अ मंथ ये लोग बुला लेंगे, बट अभी मेरे को ऐसा हाँ लग रहा है कि लगभग 1-2 महीने और लगेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब लोग गियर अप है भाई, एक साल का वेट रहा है सबके लिए, इतना बिल्कुल। एंथुजियास्टिक लगता है कि शायद हमारे बैच के सबसे इतना लंबा फोर्स एलोकेशन में टाइम रहा है। एटलीस्ट हम लोगों को यही क्लियरिटी नहीं थी किसी को कि भाई कौन किस फोर्स में है ना। ये बहुत बड़ा एक तो बच्चों के लिए एक डायलेमा टाइप का था कि कौन किस फोर्स में जाएगा। फिर दूसरा कि कुछ लोगों के साथ, जैसे मेरे साथ भी खुद खुद ऐसा रहा कि अब ये एग्जाम क्लियर हो गया, नेक्स्ट एग्जाम एग्जाम के लिए हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। यूपीएससी का जैसे अटेम्प्ट था है ना, वो सब ये उसके लिए भी नहीं ये सोच प्रॉब्लम आई है। वो हम्म। जब भी आप लोग नए एग्जाम के लिए सोचेंगे, यूपीएससी के लिए सोचेंगे, तो आपको कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार कहीं ज्वाइनिंग ना आ जाए, तो कहीं अटेम्प्ट ना हाँ खराब हो जाए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने स्किप किया अपना अटेम्प्ट इस बार वाला। हाँ हाँ, ये एक क्लियरिटी होती ना कि भाई अब ट्रेनिंग जैसे आनी है तो जैसे एक रेगुलर प्रोसेस होता है। अगर वो होता तो हमें पता था कि हाँ सितंबर अक्टूबर तक जो है कोर्स एलोकेशन हो जाना है, दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली जो नॉर्मल फोर्सेस हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनकी ट्रेनिंग आने स्टार्ट हो जाती है। तो अपना एक ये रहता है कि हाँ अब तो हमें कुछ नहीं करना, एक अच्छी रैंक है, एक अच्छा हमारे पास जॉब है, तो पहले इसको वो करते हैं भाई, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम्म। फ्यूचर प्लान्स जो भी रहता है एज पर कंडीशंस लोग अपना ट्राई करते हैं। बट हम लोग तो बिल्कुल। अभी तक, जब तक वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ जून तक, तब तक हम लोग यही हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं भाई, पता नहीं किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। और 2026 में तो जो देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से इनिशियली स्टार्ट करते हैं आपके स्कूल डेज से। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? भाई मेरी स्कूलिंग हुई है 6 के बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय से। बेसिक जो स्कूलिंग है मेरी, एक्चुअली मैं नवोदय विद्यालय में, मेरे फादर वर्किंग है तो मैं वहीं से मेरी मोस्टली पढ़ाई हुई है। नवोदय विद्यालय मथुरा से 10th तक हुई है, उसके बाद में नवोदय विद्यालय अलीगढ़ से मैंने 12th किया हुआ है। ओके। स्कूल डेज में कैसे थे आप? मीन्स क्या आप सोचते थे? और क्या उस टाइम एम क्या था आपका कि यार ये बनना है मेरे को, इंजीनियर बनना है मेरे को, डॉक्टर बनना है, या फिर आर्मी में जाना है? क्या सोचते थे उस टाइम पे? सच बताएं यार, मतलब
जो एक मन से आवाज थी ना, वो थी क्रिकेटर बनने की। भाई ओके। स्पोर्ट्स में अच्छे थे कि क्रिकेटर बनना है ना। बट पढ़ाई में मैं उससे भी अच्छा था, जितना स्पोर्ट्स में अच्छा था उससे अच्छा पढ़ाई में था, एकेडमिक्स में। तो ओके। और पापा भी नवोदय में ही थे, टीचर्स का बहुत प्रेशर रहता था कि पापा भी हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो तुरंत, अगर टीचर से बोले, टीचर्स अंकल थे सारे, है ना, तो सुनाएंगे अलग, मार अलग पड़ेगी, हॉस्टल भी नहीं है कि भाग जाओगे तो तो जो है। पूरा डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे आप पूरे स्कूलिंग के लिए ना? हाँ एक्चुअली कॉलेज तक, जब तक मैंने बीटेक किया अपना, हम्म। उस फेज तक मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट और क्रिकेट वाइज स्पोर्ट्स पर्सन, यार ये था। तो ट्वेल्थ तक ओके। तो एज सच कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनना है। बट जब ग्रेजुएशन होने लगी थी तब एक माइंड में आने लगा था कि हाँ अब थोड़ा सिविल सर्विसेज की साइड जाना है। तो ग्रेजुएशन मेरी बीटेक में चल रही थी, बट माइंड सेट बनने लगा था कि हाँ सिविल सर्विसेज की तरफ देखना है। तो ग्रेजुएशन से पहले आपको ये यूपीएससी वगैरह के बारे में आप अवेयर तो होंगे, बट आपने सोचा नहीं होगा कि यार ये भी करना है। ड्यूरिंग बीटेक ही आपको ये चीज समझ आई कि यार अब सिविल सर्विसेज की तरफ चलेंगे? हाँ मतलब स्कूल टाइम्स में देखा था मैं, यार हम लोगों ने ना नवोदय विद्यालय में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो विजिट करते हैं 15 अगस्त, है ना, और आपके हम्म। रिपब्लिक डेज पे, तो चीफ गेस्ट होते हैं, देखा था। बट कभी अंदर से ये चार्म नहीं आया कि हाँ भाई ये मतलब बहुत रेपुटेड पोस्ट है और यहाँ कर लेंगे। एक अपनी कैपेबिलिटी पे कभी भरोसा नहीं था कि इतना भी कर लेंगे। पढ़ने में अच्छे थे, बट ये चीज आई बीटेक जब हम लोग कर रहे थे वो ग्रेजुएशन के टाइम पे, तब एक कहते हैं जैसे एक स्कोप बढ़ता है, सोचने का दायरा बढ़ता है, तब समझ में आता है चीजें कि हाँ फील्ड्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ डाइवर्स फील्ड है, कहाँ जा सकते हैं। बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना, एक टफ ब्रांच थी उस समय पे करते हुए भी, लेकिन माइंड सेट चलता था कि नहीं जाना है यार सिविल सर्विसेज की तरफ। बीटेक में भी अच्छे परसेंटेज चल रहे हैं, पढ़ाई सब चल ये रही तो है। बीटेक में कौन सी ईयर में आपको पता चला कि यार सिविल सर्विसेज में जाएंगे? अ, ये था भाई सिद्धार्थ भाई 2017 की बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम एसएसबी दिया था, है ना। ओके, जब नहीं मैं पूछ रहा हूँ सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर ऐसे। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, ओके, उससे थर्ड पहले ईयर। सीडीएस का अटेम्प्ट दिया आपने? उससे पहले मुझे ज्यादा पता नहीं था कि यूपीएससी में एक्चुअली करना क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से हम्म। जाना है, क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं पता था। एक फ्रेंड हमारे, एक सीनियर्स थे, वो एसएसबी दे के आए थे, तो मतलब हॉस्टल में ये हो गया था कि भैया एसएसबी दे के आए हैं, है ना, 4 5 दिन एसएसबी दे के आए हैं भैया ने, बहुत बड़ा एग्जाम जो है रिटन क्लियर किया है। तो वैसे ही बैठे हम लोग, उनसे पूछा भैया आपने कौन सा एग्जाम दिया था, उन्होंने बताया यार सीडीएस। मैंने कहा इससे क्या बनेंगे, कैसे लेफ्टिनेंट बनेंगे, कहाँ जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। मैंने कहा यार ये तो कुछ बढ़िया है, अच्छा है। तो पापा तो पहले बोलते तो थे कि सिविल सर्विसेज कर लो, आईएएस वगैरह बनो, पीसीएस बनो, हर मिडिल क्लास फैमिली में एक एस्पिरेशन तो बिल्कुल। रहती है। तो वो वहां से पता चला कि करवाता कौन है, कि यूपीएससी करवाता है, कि यूपीएससी तो या सिविल सर्विसेज भी करवाता है। तो उस समय पता चला कि हाँ ये यूपीएससी के थ्रू होने वाला एग्जाम है, मीन लगभग लेवल सेम है। तो वो मैं फर्स्ट टाइम 2018 में अपियर हुआ इलाहाबाद एसएसबी। फर्स्ट टाइम हम्म। मैंने दिया, पहली बार मैं स्क्रीन आउट हुआ था, सेकंड टाइम फिर गया 2020 में, फिर मैं वो कॉन्फ्रेंस आउट, तब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। यहाँ से मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है, मतलब थर्ड ईयर में मुझे पता चलता है, उसके बाद में तैयारी स्टार्ट की मैंने। ओके, और उसके बाद आपने अपना सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया? सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट 2019। 2019? नहीं हुआ आपका? होना भी नहीं था, 6 महीने पढ़ाई था, कोचिंग चल रही थी, पता भी नहीं था, और कोई गाइडेंस भी नहीं। और मैंने वो 6 मंथ्स के उसमें एक मतलब इतना हाई एनर्जी थी कि हाँ हो जाएगा, बट नहीं हुआ। वो एक रियलिटी चेक होता में है। दिया फिर? नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया 20 में? हाँ स्टार्टिंग के जो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए ना अपने, वो लगातार दिए और बिना सोचे दिए। मतलब मेरी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूँ ना, वो इनिशियल फेजेस में थी, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस थी नहीं भाई। जब मेरे को ये सिविल सर्विसेज के फील्ड में कोई था नहीं, उन सीनियर से केवल इतनी बात हुई कि यूपीएससी का एग्जाम कौन कैसे हो रहा है, कौन कंडक्ट करा रहा है सिविल सर्विसेज। तो स्टार्टिंग में मैंने 19 दिया, 20 दिया, 21 दिया, है ना। और तीन, और ये 19 देने के बाद में 20 में एक्चुअली कोचिंग कंप्लीट हुई, और उसी समय कोविड आ गया। तो 20 में मैं घर शिफ्ट हो गया था, और घर से ही मैंने 20 और 21 के लिए प्रिपेयर किया और वहीं से दिया। और ये तीनों अटेम्प्ट मेरे तब नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने फिर ब्रेक ले लिया था यूपीएससी से कि अभी यूपीएससी नहीं देना है, अभी मेरे को, मुझे लग रहा है प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत है पहले। ओके। तो फेलियर्स गिनाओ आप अपने मेरे को पहले स्टार्टिंग से, कि अब मैंने इतने एग्जाम दिए, ये वाला मेरा नहीं हुआ, और कैसे चीजें चली। फेलियर सिद्धार्थ भाई, जो कुछ भी आज पहुंच गए हैं जिस स्टेज पे ना, वो ये समझ लो कि फेलियर्स की सीढ़ी को ही जोड़ते जोड़ते शायद किसी किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। फेलियर्स तो इतने हैं मतलब कि
गिनाने जाओ तो शायद गिन भी नहीं पाएंगे। कोई भी सी ग्रेड से लेके ए ग्रेड तक की जितनी जॉब्स होती हैं, सब में अप्लाई कर किया था। और सारे, लेकिन एक चीज थी, सबका रिटन एग्जाम क्लियर किया है। जो रिटन एग्जाम या ओके। जिसको कहते हैं फेज वन एग्जाम है, वो सारे क्लियर किए थे। जिनमें भी इंटरव्यूज हैं उनके मैं interviews तक पहुंचा हूँ। कोई एग्जाम ऐसा है जिसका फाइनल फेज है, फाइनली रिकमेंड नहीं हुआ हूँ। इस तरीके से मेरी जर्नी चली। जैसे मैं आपको बताऊं, 2019 में मेरा यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट होती है। 18 में पहली बार मैंने एसएसबी दिया, पहले कुछ समझ में आया, स्क्रीन आउट हुआ, पहला फेलियर, सबसे लाइफ में सबसे पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम और पहला फेलियर एसएसबी, इलाहाबाद एसएसबी। और वहीं से मेरा एक अंदर था कि नहीं यार, जाना है तो दो ही फील्ड है, या तो सिविल सर्विसेज या इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है बस। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा एक जिसको कहूंगा एक्सपीरियंस था मेरे लिए इलाहाबाद बोर्ड में। तो हम्म। वहां से पहला फेल्योर ये था। सेकंड था फिर 2020 में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ इलाहाबाद बोर्ड से ही। उसके बाद में मेरा यूपीएससी के अटेम्प्ट स्टार्ट होते हैं 19, 20 एंड 21 में। मैंने लगातार दिए, बिना सोचे, जितना पढ़ते थे उसी हिसाब से दिए। और हम्म। तीनों में मेरे को फेल्योर मिला यूपीएससी के। तो फिर मैंने वहां पे अपने आप को रोक लिया कि मैं अब यूपीएससी नहीं दूंगा, थोड़ा सा रुक के पॉज लेते हैं, हम्म। सोचते हैं कहाँ कमी है, फिर देते हैं। अब 21 में एक नई साइकिल स्टार्ट हुई थी। 21 से मैंने यूपी पीसीएस, जो अपना स्टेट पीसीएस होता है, उसका प्रीलिम्स निकलने लगा। उसका मेंस स्टार्ट हो गया। अब 21 का मेंस दिया, 21 से आज 26 आ गया, 25 तक के मेंस हो चुके हैं, सारे मेंस मैंने दिए हैं। ओके। लगभग पांच, हाँ 5 मेंस हो गए मेरे, 21, 22, 23, 24 एंड 25। पांचों मेंस दिए हैं। 24 बहुत मोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि हो जाएगा क्लियर, क्योंकि 24 में सीएपीएफ भी क्लियर हुआ था। और मतलब हम्म। पीक पे थी उस समय पे जो हमारी स्टडी थी वो। 23 के बाद में ऐसा था कि हाँ कोई भी एग्जाम रुकने नहीं वाला है ऐसे। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी क्लियर नहीं हुआ। मैं ज्वाइनिंग से पहले यही सोच रहा था कि अच्छा है, शायद हमारी ज्वाइनिंग इसीलिए डिले हो रही है इसमें, कि मे बी यूपी पीसीएस क्लियर हो जाएगा तो शायद इधर जाना ही ना पड़े, इधर सिविल्स में ही रहेंगे, तो आगे भी चांसेस रहेंगे कि सिविल सर्विसेज कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। उसके बाद में भाई फेलियर्स की बात कर रहे थे आप, तो ये तो था सिविल्स का। उसके अलावा एसएससी दिया है। एसएससी में टीयर 2 हर बार मोस्टली, जितने 2-3 बार दिया है मैंने, और हर बार निकला है, टाइपिंग नहीं निकली है दोनों तीनों बार। ठीक है, क्योंकि सिविल्स करते थे, टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते थे। और एक्चुअली ना वो किस्मत आपके वो कंधों पे 3 सितारे लगा के आपको असिस्टेंट कमांडर बनाना चाहती थी, इसलिए कोई एग्जाम नहीं अरे निकला। यार, इसके लिए तो ये जो वर्ड्स है ना, एज इट इज वर्ड्स, एक्चुअली मैंने जब एक फेज तो ऐसा आ गया था सिद्धार्थ भाई कि 3-4 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, फिर घर से पैसे मांगने में भी एक ये लगने लगा था कि पापा को कॉल करोगे ना तो यार यही होगा कि क्या चाहिए, पैसे के लिए कॉल किया होगा, है ना। मंथ एंड में जब भी कॉल जाता था तो ये लगता था कि अब पापा को ये कैसे बोलेंगे, पापा पैसे भेज दो। साथ वालों के मुझसे सिलेक्शन किसी न किसी में हो रहे थे, वो लोग जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, यूपी पुलिस तक में फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया कि अब तो पुलिस भी देंगे। तो 2021 आई थिंक एसआई का फॉर्म निकला था वो, उसका 22 में या 23 में रिजल्ट आया है जहां तक मुझे याद है। तो उसका फिजिकल था, उसका रिटर्न निकल गया था, मेरा रिटर्न क्लियर था, उसका फिजिकल देने गए थे। मेरी हाइट जो 168 मांगते हैं, 166 है मेरी हाइट। तो मुझे हम्म। पता था पहले से कि हाइट है नहीं, पर मेरा एक जो माइंडसेट रहा है ना, वो ये रहा है कि प्रोसेस करेंगे तो पूरा करेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं, प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं गया बरेली, बिल्कुल। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे ये लगा कि पहले शायद दौड़ा देंगे, रनिंग तो कंप्लीट कर लेंगे हम, उसके बाद में हाइट वाइट देखी जाएगी, नहीं होगी कोई बात नहीं, रनिंग करके आ जाएंगे भाई, आता इतने है। महीने से तो। तो वो प्रोसेस पूरा करना था मुझे। मैं गया वहां पे, तो वो 3-4 बार मेरा मेजर किया, तो वो जो सीईओ बैठ के जो मेजर करवा रहे थे, वो देख के जैसे मेरी हाइट लगती नहीं है इतनी कि 168 से कम होगी, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी हाइट ठीक है, शायद मशीन में दिक्कत है, दूसरी मशीन में जाके तुम खड़े हो जाओ। तो मैं जाके दूसरी मशीन में भी मेजर करवाया, तो सीईओ खुद चल के आया उधर दूसरी मशीन तक, कह रही है तेरी हाइट नहीं आ रही है। मैंने कहा सर मेरी हाइट है नहीं एक्चुअली, मैं घर पे भी मैंने मेजर की थी, 2 सेंटीमीटर कम। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे हैरानी से देखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा शायद ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, शायद तुम्हारे लिए कोई और जॉब है, और मे भी तुम ना वो क्या होता है डिप्टी एसपी, हाँ शायद तुम एसआई के लिए नहीं हो, शायद तुम डिप्टी एसपी के लिए बने हो। तो ये वर्ड्स मैं लेके वहां से भी मैंने कहा भाई एक दिलासा देने के लिए ठीक है, सर ने बोला है। फिर मन तो उदास था, बट मैं आ गया। पता नहीं था कि हाँ इक्विवेलेंट टू एसपी कभी जिंदगी में आगे शायद अचीव होगा। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि जब एक बार बार एग्जाम्स दे रहे थे, प्री निकल रहा था, मेंस पे जाकर के चीजें अटक जाती थी, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स दिए तुमने, पीसीएस एग्जाम दिए, सीएससी के एग्जाम दिए, स्टेट के पुलिस के एग्जाम्स दिए। तो इतने सब चीजें करने के बाद, और जब आप इंस्टाग्राम खोलते होंगे या व्हाट्सएप खोलते होंगे, आपको एक चीज दिखती होगी कि यार मेरे फेलो क्लासमेट्स जो मेरे साथ में हैं वो प्लेसमेंट लेकर के कॉर्पोरेट के अंदर कोई अच्छा अर्न कर रहा है, कोई ठीक है जीवन चला रहा है, और कोई कैसी फोटो डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, अपडेट डाल रहा है, कोई शादी कर रहा है। तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अजय प्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी, या फिर
उस चुपचाप कॉर्पोरेट में चला जाता है, क्यों मैं इस यूपीएससी के चक्कर में पड़ गया, घर से पैसे नहीं मांग पा रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम निकल रहा है। तो वो प्रेशर को आपने कैसे संभाला, पहला सवाल मेरा। सेकेंडली, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि यार चलो छोड़ते हैं यूपीएससी, ज्वाइन करते हैं कॉर्पोरेट? ये आई थिंक हर एक जो एस्पिरेंट अभी जो देख रहा होगा वो भी महसूस कर पाएगा इस चीज को कि ये सबसे टफ फेज होता है भाई। जब हम कोई अपनी हम्म। डेस्टिनी चूज करते हैं ना तो वो डिसीजन हम्म। हमारा होता है कि हाँ हमें कहाँ जाना है। अगर हमने चूज किया तो ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है क्योंकि किसी ने हम पे थोपा नहीं है। तो ये हम्म। जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि हमें करनी है। तो जब ये जाहिर सी बात है जब हमारे फ्रेंड्स या जब हमारे जो साथ में थे हमसे भी पीछे थे वो लोग भी निकल के आज लाखों के पैकेज कमा रहे हैं, है ना। और जब हमारे हाथ में पैकेज था, प्लेसमेंट था एक, तब हमने उस समय पे नहीं लिया। बहुत से लोग आगे बार बार आपको रियलाइज कराएंगे लाइफ में कि तुझको ये नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। तो उस समय एक ही चीज याद रखो, सबसे पहली चीज है सेल्फ बिलीव। आपको बिलीव है तो ही कोई भी एग्जाम हो, चाहे एक छोटा एग्जाम हो या अब ये यूपीएससी का तो टफेस्ट एग्जाम बताया जाता है ना। चाहे टफेस्ट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई तो उसमें जब तक आपको सेल्फ बिलीव नहीं है तब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, पहली बात। और दूसरी बात, जब तक आप बिल्कुल। जंग में लड़े ही नहीं तो आप हारे ही हो, कभी जीतने के कभी चांसेस नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक आप जो है क्विट आप किसी भी मूवमेंट पे कर सकते हो। अगर मैं किसी भी मूवमेंट पे, ये बहुत बार आता था अंदर से आवाज कि छोड़ दो, बट लेकिन अपने आप को एक बिलीव था मुझे कि नहीं, अगर मैं हर स्टेज का लगभग रिटर्न क्लियर कर रहा हूँ, हर एक चीज का लगभग फाइनल फेज तक पहुंच रहा हूँ, है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ। मीन आज नहीं कर पा रहा बट मे बी मेरी प्रॉब्लम है, कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, उस चीज को इम्प्रूव करके हम पहुंच सकते हैं। और अगर मैं किसी भी क्षण किसी भी पल पे अगर हम क्विट कर देते तो वो प्रोसेस वहीं खत्म हो जाती, इतने साल की मेहनत आपकी वहीं खत्म हो जाएगी और फिर आप शायद जिस डेस्टिनी की तरफ जा रहे थे वहां कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी, मतलब इतने ड्यूरेशन के बीच में फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा, और क्या क्या चीजें चलती थी? पापा ने कब कैसे कैसे डांटा कि क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा है, दुनिया के बच्चे ये कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या था? फैमिली वैसे मेरी ओवरऑल तो सपोर्टिव रही है, चाहे छोटे भाई बहन है, माता पिता हैं, नहीं, सबका। सपोर्टिव, हाँ। फैमिली सबकी सपोर्टिव होती है, लेकिन क्या है ना कि आप खुद देखना, जब आप पूरे साल, हम्म। एक बच्चा मेहनत करता है और उसका रिजल्ट नहीं आता है, और पापा उठा करके देखता है यार इस साल भी रिजल्ट नहीं आया, उसका ये हो गया, तो 365 डेज में से 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन पापा पक्का गुस्सा करते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, तुझसे एग्जाम नहीं निकल रहा। तो वो 2 दिन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे चल रही थी। हाँ, एकदम पिन पॉइंट होके बताते हैं वो दो वो 2 दिन वो सबकी लाइफ में होते हैं भाई। जब सबकी तक वो लाइफ में फिर होते हैं, ट्रू। वो पेरेंट्स ही क्या, फिर जब तक बच्चे को लाइन पे ना लगे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब कुमार एक घड़ा बनाता है तो अंदर से जो है वो उसको प्यार करता है और बाहर से थपकी लगा रहा होता बाहर है से। ताकि वो सेफ है ना। तो पेरेंट्स का ये था। पापा जैसे मैं घर आने के लिए कभी बोलता था, पापा का ये रोल रहता था कि डिसिप्लिन जो एक लाइफ ने सिखाया है वो फादर ने सिखाया है ना। कि हम्म। जो हमारे अंदर जो सेल्फ बिलीव और जो डिसिप्लिन सिखाया है वो पिताजी के देन है कि आपके चाहे लाइफ स्टाइल में हो, है ना, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे हमें कहीं किसी उसको अचीव करना है वो। तो जब भी मैं मेरी तरफ से ही होता था कॉल कभी कभी पापा को कि पापा मुझसे ये शायद हो नहीं पा रहा है, मैं वो थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मैं किसी से नहीं बोलता था। अगर मैं थक जाता था तो मैं केवल एक पापा हैं जिनको मैं कॉल करता था। तो पापा कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देते थे जिनसे आप जिसको कहते हैं ना दोबारा से जिंदा आदमी, जो मरा हुआ आदमी ना वो भी जिंदा हो जाए, है ना। तो पापा ने हम्म। एक यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल, तो मेरे जो फादर है उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपने कुएं पे वो हम्म। पत्थर देखा है कितना टफ होता है, लेकिन एक सॉफ्ट हाँ सी हाँ। रस्सी जब बार बार जाती है तो वो पत्थर तक को काट देती है। तो जब सॉफ्ट सी रस्सी बिल्कुल। से एक पत्थर कटता है तो आपकी बार बार मेहनत करने से कोई चीज क्यों नहीं अचीव हो सकती, ट्रू। है ना। तो ये पापा के एग्जाम्पल। तो दूसरा, जब भी मैं घर आने के लिए जब मेरा मन करता था कि मान लो किसी फेस्टिवल में आना है तो पापा ये कि नहीं घर आके क्या करोगे, क्या शादियां और ये सब तो बाद में लाइफ में बहुत एंजॉय कर लोगे, अगर जब तक अपना ड्रीम अचीव नहीं करोगे तो लाइफ में फिर आपसे हर बार हर पेज पे लोग यही पूछेंगे कि तुम करने क्या गए थे और क्या वापस लेके लौटे। ये चीज थी। बिल्कुल। और लास्ट में सिलेक्शन हुआ तो सिद्धार्थ भाई पापा ने एक ही बात बोल दी थी कि जब लास्ट के पेजेस चल रहे थे तब मुझे पता नहीं था सीएपीएफ में फाइनल सिलेक्शन हो भी जाएगा, मैं इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन मेरा यूपीएससी का क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ भी, ना इधर पीसीएस का मेंस क्लियर हो रहा था ना उधर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था। तो पापा ने बोला हम्म। था कि भाई आजकल ना समाज में सब लोग यही पूछने लगे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो हम लोग तो समाज में उठना बैठना तो बंद कर दिया है क्योंकि हमसे तो जवाब दिया नहीं जाता, अब तुम ही दे देना जवाब दे सको तो। उस दिन मतलब ऐसी बात कही थी कि सिद्धार्थ भाई उस बार मैंने सोचा ना तो दीपावली पे घर जाऊंगा, अब जब जॉब होगी उसी टाइम घर जाऊंगा, वरना मेरा घर जाना तो इस बार पॉसिबल है नहीं, अब नहीं जाऊंगा कभी। ये अच्छा, ये टफ रिजल्ट फेज रिजल्ट। है। हम्म।
अच्छा, एक चीज और देखी मैंने, अक्सर अक्सर लड़के खासकर वो अपनी मदर से ज्यादा बात करते हैं, पापा को अपनी ज्यादा समस्याएं बताते नहीं है। हाँ पापा ठीक चल रहा है, इंक्लूडिंग मी, मैं बोल देता हूँ "हाँ, पापा बढ़िया चल रहा है", मम्मी के सामने दो बात वो कर ली। तो हम्म। आपका और पापा का रिश्ता अच्छा है मतलब? हाँ एक्चुअली मेरे मदर और फादर दोनों ही सर्विंग हैं। तो ओके। मम्मा का जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी की जॉब दूसरी जगह थी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। पापा के साथ मैं मेरा टाइम ज्यादा रहा। मैं जो है पापा के साथ ही हम्म। ज्यादा वो निकाले। जैसे आपके फादर बीएसएफ में हैं, ऐसे ही हमारे पिताजी भी जब दूर रहते थे तो हमारा पापा के साथ ही निकला है। मैं तो थप्पड़ भी खाया तो पापा से, प्यार भी हुआ है तो पापा से। तो माँ और पिताजी दोनों की पूर्ति पिताजी ने ही दोनों का जो है दायित्व निभाता बिल्कुल। है। अच्छा, रिजल्ट आया तब क्या था, क्या मतलब फादर का क्या रिएक्शन था? पापा को कभी शायद ऐसे रोते नहीं देखा, मैंने देखा नहीं था, मैं दिल्ली में था। पर मम्मी बता रही थी कि पापा उस दिन इतने खुश थे कि मतलब वो कुछ बोले ही नहीं, बस वो रोते ही जा रहे थे। शायद उनकी खुशी के आंसू थे जो वो छुपा नहीं पाए उस दिन। कभी हम लोगों ने पापा को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। वो दिन था शायद अच्छा फिर एक दिन घर, उस दिन। हाँ अच्छा फिर घर आए दिल्ली के बाद, जब घर आए रिजल्ट के जो बाद वाला पीरियड था, तो घर आने के बाद कैसे पापा ने कैसे आपको ट्रीट किया? वो एक अच्छी फीलिंग होती है जब एक वो सुकून वाली फीलिंग थी एक, जब पापा गले से लगाते हैं ना। आप पापा और मम्मी जब दोनों, मम्मी तो केवल देख ही रही थी, मम्मी की आंखों में एक सुकून था कि शायद अब लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिद्धार्थ भाई, जब वो हम्म। शांत हो जाते हैं ना समाज में, तो एक सुकून मिलता है। और मैं घर में शायद सबसे बड़ा हूँ अपने भाई बहनों में, तो मुझसे ज्यादा ही उम्मीदें थी। तो पिताजी ने जब गले से लगाया था तो लग रहा था कि आज वो शायद सारे क्वेश्चंस का आंसर शायद इस गले लगाने में मिल गया है। कुछ बोलना नहीं पड़ा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग और हाँ वो ऐसा कुछ वो नहीं बोलना। हम्म। वो केवल आइज में था, वो केवल एक हग में जो पापा जब एक बार जब हग किया तो फिर वो था कि सारे सारे क्वेश्चन शांत है, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यार ये फीलिंग ना, मतलब वो हर एस्पिरेंट जो ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, प्रयागराज, पटना, जहां पर भी बैठा हुआ एस्पिरेंट, वो एस्पिरेंट सिर्फ इस मोमेंट के लिए वो मेहनत कर रहा है कि यार वो मोमेंट जिस दिन हम लोग अपने पेरेंट्स को वो फील करवाएंगे। और लिटरली जब वो होता है ना वो मोमेंट, उसको फील वही कर पाता है जिसने वो चीज की है। और और उससे पहले के जितने भी स्ट्रगल्स है ना, उस दिन वो सारे वर्थ इट लगते हैं कि हाँ यार ठीक है, जो हुआ जीवन में हुआ, चला फाइनली एवरीथिंग इज ऑल राइट। इतने लंबे चल। सफर के जो छाले होते हैं ना, वो सारे भर जाते हम्म। हैं भाई, यकीन मानो। सो अजय, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पुराने वाले, मतलब 5 साल पहले वाले अजय को अगर कुछ एडवाइस करना चाहें कि कोई गलती आपको सुधारनी हो, या फिर कुछ भी आप अपने 5 साल पुराने वाले अजय को आप एक सजेशन के रूप में देना चाहें, तो क्या आपकी कमियां रहेंगी कि यार मेरे को ये चीज करनी थी, मतलब वापस से अगर कोई चीजें ठीक करनी हो तो कौन सी रहेंगी वो? तो 5 साल बैक जाएंगे तो लगभग जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो फेज में। हम्म। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मैं मानता हूँ वो एक बड़ी टेंडर एज होती है किसी भी एस्पिरेंट की, जिस समय पे बहुत सारी चीजें शायद कोई आज वो एक सिलेक्टेड बता दे बंदा, तो उसके लिए आई थिंक 5 साल का समय उसका बहुत बच जाएगा, एक वैल्यूबल लाइफ का टाइम। तो मैं मिस करता हूँ कि उस समय पे अगर मैं उस टाइम के अजय को कोई सजेशन देना चाहूंगा तो फर्स्ट थिंग, टाइम इज वेरी वैल्यूबल भाई। जितनी एनर्जी है ना वो उस समय में ही लगा दो। जितना हमारा जितना भी अच्छा टाइम जो भी आपको मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि कल का आने वाला दिन भी उतना ही बेटर हो और कंडीशन उतनी ही सुटेबल हो, है ना। तो जितना भी आपको टाइम मिला है आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। मैं कहूंगा 100%, जो कहते हैं 100% से ज्यादा करोगे तब जाके 100% होगा आई थिंक, है ना। क्योंकि 100% से ज्यादा मीन आप उसको प्री प्लान करिए। आप कल के लिए आज प्लान करोगे तो कल ज्यादा बेटर होगा आपका। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि एक एक मेंटोर या गाइड होना बहुत जरूरी है। मेरे लाइफ में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उस समय पे कोई मेरे पास ऐसा कोई उस फील्ड का मेंटोर नहीं था। कोई उस फील्ड का मैं मानूंगा कि सबसे अच्छा एक जो गाइड या मेंटोर हो सकता है वो जिसने वो चीज क्लियर की हो आई थिंक। तो वो आपको चीजें बता सकता है। ये जरूरी नहीं कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में या लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले के पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, नो मैटर, बट उसने एग्जाम वो प्रोसेस क्लियर किया है, वो प्रोसेस से गुजरा है, तो वो प्रोसेस समझाने वाला है आपके पास पहले चीज कि कोई होना चाहिए। ये दो दो जो एडवाइजेस हैं सिद्धार्थ भाई मेरी तरफ से हैं कि मोस्ट वैल्यूबल एडवाइजेस हैं, ये होनी चाहिए आपको। ओके। और आने वाले 5 साल वाले अजय से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आगे आने वाले तो आगे तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऊपर। जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद मिली है। मे बी अच्छा। सिविल्स में होता ये होता कि सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब भाई फील्ड थोड़ा सा दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिजल्ट के बाद रिश्ते वगैरह कुछ आने शुरू हुए, किसी ने बोला?
हाँ वो सबके साथ रहता है भाई, वो तो रहता है, लेकिन वो पेरेंट्स तक ही सीमित रहता है वो चीजें। अभी हम क्या लोग प्लान है, पेरेंट्स इस चीज। कब करेंगे जी। आप शादी, कब करेंगे? अभी तो सिद्धार्थ भाई ट्रेनिंग से पहले तो कोई प्लान नहीं है, उसके बाद में जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं देखते हैं। चलिए ठीक है। पीवाईक्यूज को आप कैसे देखते हैं, रोल ऑफ पीवाईक्यूज? ये एक तरीके से एक कहेंगे हम लोग स्टडी का पोर्शन है, स्ट्रेटेजी का पोर्शन है पीवाईक्यू। जब हम किसी भी एग्जाम को देखते हैं पीवाईक्यू जो है वो जैम्स है भाई। जिस बिल्कुल। लोगों पीवाईक्यू पीवाईक्यू ने मैंने 5 टाइम्स यूपीपीसीएस क्लियर किया है प्रीलिम्स, और हम्म। ओनली ऑन द सपोर्ट ऑफ पीवाईक्यू ओनली। लोगों ने घटना चक्र पढ़ते हैं हमारे यूपी में, यूपीपीसीएस जो होता है उसके लिए घटना चक्र को खोल के पी जाते हैं, मैंने घटना चक्र खोली तक नहीं है 5 बार में। और ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू ही हर बार क्लियर किया है, क्योंकि एक बार आप एक जो प्रोसेस होती है ना उसको जान लेते हैं तो आपके हाथ में फिर वो की होती है। आई थिंक ये जो एग्जाम्स डिजाइन है ना हमारे इंडिया के जो एग्जाम्स हैं वो डिजाइन इस वे में है कि एक स्पेसिफिक पाथ है, एक स्पेसिफिक गेट्स हैं, स्पेसिफिक कीज हैं। अगर स्टेज बाय स्टेज है तो वो गेट्स मान के चलो, उनके लिए कुछ कीज हैं, है ना, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स हैं, वो आपके पास हैं तो वो गेट क्लियर हो जाएगा। वो कौन बताता है? वो एक गाइड बताता है, कोई एक मेंटोर होता है, कोई आपका सीनियर होता है, वो बता सकता है आपको, या आप खुद फॉलो करते हुए। जैसे मैंने फेलियोर से सीखा था, मैं कई बार फेलियोर था, 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिया स्टार्टिंग में ही, उनमें फेल रहा, फिर मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि यार कहाँ मिस्टेक हुई कहाँ, तो फिर जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप चाहोगे तो इसको डिटेल में भी बता सकते हैं पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम एक बार और बात कर लेंगे, बिल्कुल ओनली ओनली फॉर पीवाईक्यूज। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें आप सीएससी के लिए आप, आपके पास अटेम्प्ट्स हैं या फिर एग्जॉस्ट हो चुके हैं? सीएससी के लिए मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं, और अभी तो पीसीएस का मेंस का मैं अपना वेट कर रहा हूँ कि मे बी रियल पॉजिटिव रहे इस बार। बहुत ज्यादा होपफुल होके मैंने नहीं दिया था, बट देखते हैं कि रियल कैसा रहता है, और अभी सर्विसेज में जाने के बाद देखा जाएगा उसके बारे में तो। ओके। बीएसएफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बीएसएफ से मुझे एक्सपेक्टेशन कम, मुझे अपने आप से बीएसएफ को देने के लिए ज्यादा है यार, कि मैं उस काबिल बन पाऊँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको मैं बेहतरीन तरीके से पहले उसको फुलफिल कर पाऊँ, क्योंकि स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं बीएसएफ में, और बॉर्डर बिल्कुल। गार्डिंग फोर्स है ना, अपने आप को पहले फिजिकली इतना फिट एंड मेंटली इतना एबल बनाना है कि हम कि इंडिया के उसमें सिक्योरिटी में कुछ पहले कंट्रीब्यूट कर पाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब सीएपीएफ एग्जाम के बारे में बात करूंगा मैं। जब सीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा था और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे, देन आपने सीएपीएफ का आपका कौन सा अटेम्प्ट था, सेकंड और फर्स्ट और? सीएपीएफ का मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। के। सीएपीएफ का फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी रिटन क्लियर नहीं हुआ था। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट दिया था मैंने, मार्क्स बहुत अच्छे थे, मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था। सेटबैक सारे ये स्टेज पे थे मेरे लिए। एक मिनट, एक मिनट। आपका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, और इसके ऊपर मेरे को अपने पापा के रिएक्शन बता दो। एक्चुअली वो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें तो पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा फिजिकल था 18th ऑफ दिसंबर में, उस समय मेरे नी में चोट आ गई थी। जब मैं रनिंग कर रहा था तो मेरा नी पूरा मूव ही नहीं कर रहा था, तो वो जस्ट 1 वीक पहले चोट आई थी, तो मैं उसमें जो है अपनी रनिंग भी नहीं कर पाया। बट उसमें मुझे इतना, हाँ जो मैंने कहा ना सीनियर्स आपकी लाइफ में क्या रोल एक प्ले करते हैं, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था कि एक्सटेंशन ले लेते हैं तो एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा मिल जाता है कि, लेकिन उस समय पे 1 वीक का कुछ एक्सटेंशन बचा था, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेता तो भी 1 वीक ही एक्सटेंड हो रहा था, है ना। उसमें भी सही नहीं हो रहा था मेरा नी, जब मैंने डॉक्टर से बात करी थी। तो मैं जो अपना प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में बिलीव करता हूँ। यहाँ भी मैंने वही काम किया था, मैं अपना गया जिस दिन मेरा था, मैंने एक्सटेंशन के लिए पूछा, उन्होंने बस बोला कि डॉक्टर ने कितना बोला, मैंने कहा इतना टाइम बोला, तो कहा रिकवर तो नहीं हो पाएगा फिर ये, और लास्ट डे भी आपका निकल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर सर मैं आज ही दौड़ूंगा, मैं मेडिसिन लेके गया था, तो उन्होंने कहा दौड़ लोगे इस पैर से? मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख लेता हूँ, दौड़ लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो। मैंने मेडिसिन खा के गया था बाहर से, मैंने उनको बताया नहीं, मैंने थोड़ा सा रनिंग करी, मैंने देखा कि हाँ नी थोड़ा खुल रहा है, मैं दौड़ लूंगा। तो सिद्धार्थ भाई मैंने सच बताऊं अपना पूरी एनर्जी से दौड़ा था, बस मुझे ये विसल का नहीं सुनाई दिया कि 16 सेकंड की रेस होती है, कि विसल के समय पे वो जो उनका 16 सेकंड कब होने वाला था, मैं जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बाहर हुआ था 16 सेकंड के लास्ट में। जो स्टॉक पे जो वीडियो मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब भी किया है कि जस्ट लाइन से जस्ट ऊपर था, वो चाहते तो वो थोड़ा सा हमारे फोर्सेस में टफ, जिसको कहते हैं ना कि जो लिमिटेशंस हैं, कि वो चाहते तो उसको क्लियर भी कर सकते थे, तो लाइन से जस्ट ऊपर ही था, बट उन्होंने वो कंप्लीट नहीं मानी था। तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो एक वैल्यू है वो लाइफ में उस दिन समझ में आई कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल।
तो आपने 2 अटेम्प्ट दे चुके थे, आप थर्ड आपका सीएपीएफ का अटेम्प्ट था। सीएपीएफ वाज हाँ। योर प्लान बी, और भाई अब तो कुछ भी कोई भी प्लान आ जाए, अब तो कोई एग्जाम निकल जाओ सभी प्लान में है। हाँ, एक बार के बाद में तो यही माइंडसेट हो गया था भाई ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि अब इस फील्ड में आ गए हैं तो दो चीजें थी पहले तो कि भाई सीएससी कर रहे हैं तो एक गेजेटेड ऑफिसर तो बनना ही है ना। तो वो तो होना चाहिए, प्लस सीएपीएफ अलाइन करता है ना यूपीएससी के सिलेबस से, आपके सीएससी के सिलेबस से अलाइन करता है। हम्म, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसी तरीके से करनी होती हैं। तो बिल्कुल उससे एक प्लान प्लान भी तो नहीं था, जो मिलेगा वो प्लान ए ही रहेगा, उसको बेटर तरीके से ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सीएपीएफ के एग्जाम में 3 कंपोनेंट आपके रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। फिजिकल के जो होते हैं वो मेरिट के अंदर मार्क्स वगैरह कैलकुलेट नहीं होते, वो जस्ट एक जी। क्वालिफाइंग रहता है। तो आप मेरे को आप बताएंगे आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा सबसे टफ पार्ट था, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू? अ, एक तरीके से देखा जाए जैसे मेंटल हर्डल जो मेरे लिए था ना वो इंटरव्यू के लिए था, क्योंकि मैं कभी जो है इंटरव्यू में अपियर नहीं हुए हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू का एक रहता है दिमाग में कि भाई टफ होता है बहुत ज्यादा, है ना, किस तरीके से फेस किया जाएगा। तो एक जो हर्डल था वो केवल यही था कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स तो मैं इतने क्लियर कर चुका था कि मुझे याद भी नहीं है, तो मुझे लगता था वो दैट इज नॉट अ चैलेंज फॉर मी, है ना। रिटन एग्जाम में थोड़ा सा रहता था कि पेपर 2 में, बट उसके लिए स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करेंगे, जैसे इंग्लिश का पोर्शन उसमें रहता है ज्यादा, ग्रामर रहती है आपका, और राइटिंग राइटिंग वाला पोर्शन है, उसमें वो आसानी से टैकल हो जाता है। और फिर उसमें एक मिनिमम मार्क्स के बाद क्वालिफाई कर जाओगे तो आपके पेपर 1 में अच्छे मार्क्स हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था, इशू था मेरे लिए थोड़ा सा कि इंटरव्यू कैसे होगा, ये एक चैलेंज था। पेपर 2 के लिए आप ने ऑलरेडी मेंस लिखे थे, तो पेपर 2 को आपको मतलब पेपर 2 में क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगी? चैलेंजिंग उसमें क्या होगी कि ऐसे उसमें स्टैंडर्ड चैलेंज है, उसमें स्टैंडर्ड चैलेंज है, क्योंकि जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग होती है ना, तो उसमें जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें तुरंत ही पॉइंट जनरेट करते हैं फॉर एंड अगेंस्ट। तो हम्म। आर्गुमेंट राइटिंग है बस, वो एक मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता था कि उसके लिए आपको डेटा डेटा बैक्ड होने चाहिए, कि डेटा होना चाहिए आपके पास तरीके का गवर्नमेंट का कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए, जैसे किसी साइट से कोई साइट है, कोई यूनेस्को बॉडी है, मान लो यूएन बॉडीज है ना, इनसे आपने बैकिंग कर दी तो आपके जो पॉइंट्स है वो वैलिडेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। आर्गुमेंट राइटिंग में थोड़ा सा चैलेंज था, बाकी ऐसेज हम लिखते ही हैं नॉर्मली, है ना। 7 ऐसेज होते हैं, उसमें से आपको 5 लिखने होते हैं, तो हम्म। आप उसको आराम से लिख देते हैं, फोर फोर लिख देते हैं, है ना, उनको लिख लेते हैं। और ग्रामर का पार्ट आप कवर कर लेते हैं विद प्रैक्टिस। ओके। आने वाले एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले ईयर्स में जो एग्जाम में अपियर होंगे, उनके लिए आपको क्या सजेशंस, आप एज ए मेंटोर उनको क्या गाइड करेंगे कि यार तुम्हें इस तरीके से चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे रहेंगे? स्पेसिफिकली वो सीएपीएफ एग्जाम ना, ये सीएपीएफ हम्म। एग्जाम में सबसे पहले आपको जैसे कंसिस्ट ऑफ जो मार्क्स जो इंक्लूड होते हैं वो 2 स्टेज के होते हैं, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम, है ना। हम्म। इंटरव्यू का तो इंटरव्यू तो भाई डे ऑन द डे लक, और आपका हो गया आपकी पर्सनैलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे मुझे इतना नहीं पता था, बट मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से जैसे मार्क्स थे वो मोर देन माई वो होता है कि वो मिले, एक्सपेक्टेशन थे। एस्पिरेशंस थे। तो आपके हाथ में रहता है केवल रिटन एग्जाम का, है ना। रिटन एग्जाम में भी मैं कहूंगा कि पेपर 2 थोड़ा सब्जेक्टिव पड़ता है, पेपर 1 जो है वो उसमें स्कोप है, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पेपर 1 में ही मार्क्स जो है सबसे ज्यादा गेन करते हैं। बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। कुछ उसमें भी जो सेक्शंस हैं उसमें ऐसे सेक्शंस हैं कुछ हैं कि जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, उनमें आपको मार्क्स लेने ही हैं, जैसे क्वांट वाला सेक्शन हुआ, है ना, और जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन होता है। सब्जेक्ट्स में भी डिवाइडेड है, जैसे हिस्ट्री थोड़ा सा यूपीएससी के इस तरीके से होता है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, चाहे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, जिसमें हिस्ट्री थोड़ा सा कितना भी पढ़ लो बट आप इतने नहीं रहते कॉन्फिडेंट कि कर ही लोगे। पॉलिटी में बट ऐसा होता है कि हाँ, पॉलिटी में आपको कंसेप्ट क्लियर है, ज्योग्राफी में आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उनमें मार्क्स खींच लो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉइंट, कुछ सेक्शन और करंट अफेयर्स है, ये इस तरीके के सेक्शन है जिसमें आप मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फोकस जो है पेपर 1 पे ज्यादा होना चाहिए। पेपर 2 पूरे टाइम राइटिंग करिए, आप राइटिंग जितनी बेटर करोगे उतना जल्दी आपके पॉइंट्स जो है दिमाग में आएंगे, और जितना जल्दी आएंगे, और आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जैसे करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेपर 2 में। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह से या जिस भी सोर्स से, तो सेकंड पेपर को वो एनरिच करते हैं, आपके दिमाग में पॉइंट नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप कनेक्टिंग पॉइंट लिख दोगे, है ना। एक होता है थॉट प्रोसेस जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, कि डायरेक्ट पॉइंट नहीं आया बट हमने इनडायरेक्ट पॉइंट से फिर उसको डायरेक्ट पॉइंट तक लेके आते हैं, वो चीज हो जाती है।
अ, अजय, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे को। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो राइट गाइडेंस, आपको बिल्कुल सही तरीके से अगर आप चीजें पढ़ते हुए चले और डेली पढ़ते हुए चले, कंसिस्टेंट रह करके चले, और पीवाईक्यूज को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए चले उनकी, क्योंकि पीवाईक्यूज के जैसे सर ने बताया कि एनालिसिस बहुत जरूरी है, और सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है जो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है। किसी को साइंस और मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है तो उनका ज्योग्राफी और इनमें हिस्ट्री के साइड में थोड़ा सा नीचे मिलेंगी चीजें। तो आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और जो भी चीजें आपके हाथ में है उसको एनालाइज करके देन एक प्रॉपर स्मार्ट तरीके से आप एग्जाम को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। सही कहा सर बिल्कुल मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। पीवाईक्यू तो भाई पीवाईक्यू से ही सिलेक्शन होना है। वो आपको वो जो की बात कर रहे थे ना, वो कीज वहीं से मिलती हैं। पीवाईक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उनमें कीज हैं। पीवाईक्यू जो एक्सप्लेनेशन है, और पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन में हमको पढ़ना है। किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास भाई कोई नहीं था, तो मेरे पास बताने वाले पीवाईक्यूज थे। आप पीवाईक्यू करिए, आपको क्वेश्चंस करिए, आपको पता लगेगा। टाइम टाइम फ्रेम में करिए, आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय भाई, हमेशा हमारी फैमिली का सपोर्ट रहता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। बट कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे दोस्तों का भी, या नेबर का भी, रिलेटिव्स में जो भी, मतलब मेनली फ्रेंड्स का मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मानूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग जी प्रिपरेशन वो हमारे सबसे करीब रहते हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप किन्हीं दो फ्रेंड्स के बारे में मेरे को बताएं कि उन्होंने आपकी इस जर्नी में कैसे कंट्रीब्यूट किया। फ्रेंड्स जो है वो आपको, अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमेशा ही आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। हम्म। जब भी आप लो फील कर रहे होते हैं तो फिर कभी कभी फैमिली को रीच नहीं कर पाते, तब हम्म। फ्रेंड्स सबसे पास में होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। तो मेरी हम्म। लाइफ में भी दो फ्रेंड्स हैं, गौरव एंड अमूल्य। इन दोनों हम्म। का जर्नी में ये समझिए कि बचपन से ही फ्रेंड्स हैं हम लोग। साथ में हम्म। पढ़े हैं, साथ में ही निकले हैं। तो ये लोग भी अभी प्रिपरेशन फेज में ही है। हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया। और हम्म। इन दोनों का मतलब जब लो टाइम होता था तो भाई हाथ पकड़ने का काम है वो इनका है। कि आप मतलब जो आपको अंदर से एक बिलीव दोबारा से लाने का है कि यार तू कर सकता है। मतलब और कोई पता नहीं, लेकिन तू कर सकता है, ये चीज था इनका। तो मतलब इन दोनों को मैंने जब एक इंसिडेंस ये याद है मुझे, जब हमारा रिजल्ट 13th को आया है आई थिंक। थर्टीन, हम्म। हाँ 13th ऑफ जून लास्ट ईयर आया था। तो हम्म। 29th ऑफ जून से मेरा मेंस था, पीसीएस का मेंस, है हम्म। ना, आज 24 वाला। तो जो है, मैं 11th को मुझे याद है कि 11th ऑफ जून को मैं इतना मतलब परेशान हो गया था कि मैंने गौरव को बुलाया। मैं कहा कि गौरव भाई मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे लिए कुछ है नहीं, है ना, हम्म। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और मैं उस समय मतलब सच में इतना इतना ज्यादा टूट गया था कि अब भैया 4 5 6 लगभग साल निकल गए तैयारी करते हुए, कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा। फाइनल जाके रुक जाता है। मुझे कहा मेरे को इस मेंस से भी कोई उम्मीद नहीं, और इस बार मैं ये छोड़ के दिल्ली जा रहा हूँ। तो इन लोगों ने ये कहा कि बस हमारे कहने से 2 3 दिन रुक जा, तुमने डिसाइड कर लिया तो चले जाना, कोई बात नहीं। तो फिर ये चाह रहे थे कि मैं तो हम लोग इससे 2 3 दिन बाद बात करेंगे, अभी तो रो रहा है, थोड़ा परेशान है, तो नहीं सुनेगा। तो हम्म। जिद्दी भी हूँ मैं, थोड़ा सुनता नहीं हूँ किसी की। तो मैंने कहा 2 3 दिन बाद बात करेंगे। अब वो उनके कहने से मैं 2 दिन रुका, और यकीन मानो भाई सिद्धार्थ भाई, शायद कभी कभी कहते हैं किसी की वर्डिंग्स लग जाती है, किसी के शब्द लग जाते हैं। 2 दिन के हम्म। बाद ही एग्जैक्ट मैं अपना मेंस लिख रहा था, उसी समय जो रिजल्ट आता है। और यही दोनों थे सबसे पहले जिनके साथ में हम लोगों ने शेयर किया कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया है। अच्छा अच्छा यार, दोस्तों का कंट्रीब्यूशन हमेशा इतना रहता है कि उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और आप नोट डाउन नहीं कर सकते यार उसने कितना कंट्रीब्यूट किया और उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया। वो मोमेंट होता है, और वो उन चीज़ों को, मतलब इतनी टफ चीज़ों को भी इतना आसान बना देते हैं दोस्त की, वो चीज़ें निकल जाती हैं। अजय भाई, बहुत मज़ा है आपसे बात करके। और सर्विसेज में आप जाने वाले हैं, बीएसएफ आपको मिला प्लेजर है, है, प्लेजर। हम हमारे देश की सेवा करनी है आपको, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आपको, तो जी मज़ा आएगा आपको भी। और होपफुली हम लोग आगे पीवाईक्यूज के ऊपर भी एक बार बात करेंगे, जिससे कि इनको एनालिसिस का बहुत चीज़ें पता चले हमारे व्यूअर्स को। आपकी तरफ से श्योर कोई श्योर। मैसेज है? जी। आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो बताइए। किन एस्पिरेंट्स के लिए? हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए और हमारी इस कॉन्वर्जेशन के लिए। अरे, नहीं आपसे बात करके सिद्धार्थ भाई आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जिन लोगों के लिए मैंने कहा ना, मेरे जैसे लोग जिनके पास शायद कोई गाइडेंस नहीं थी, वो यूट्यूब ही सर्च करते थे या कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जो शायद मुझे एक बिट बाई बिट भी हेल्प करे ना स्टेप बढ़ाने में। तो वो एक राइट डायरेक्शन में मे भी शायद ये मेरी वीडियो जिन जिन भी भाइयों को या सिस्टर्स को जो जरूरत होगी, शायद उनके प्रिपरेशन में कुछ हेल्पफुल ऐड कर पाएगी। थैंक यू बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल। ये थैंक यू भाई। प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच अजय।
थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ भाई। ओके।